Question number 33. An electric dipole is placed in an electric field generated by an infinitely long wire having uniform charge density. यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी या इसका मतलब यहाँ ये है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है इसका। तो हो क्या रहा है यहाँ, ये इनफाइनाइट वायर है, ओके, और इस पे जो चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो लैम्बडा है। और हमें मालूम है कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इसके परपेंडिकुलर होता है। और किसी आर डिस्टेंस पर अगर हम लोग जाते हैं, ठीक है, किसी आर डिस्टेंस की अगर आप बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो अपने को यहाँ मिलेगी वो वैल्यू होती है E = λ/2πε0r। अब इसमें हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा है, तो हमें फाइंड करना है कि इस पर फोर्स ज़ीरो होगा या नहीं होगा, टॉर्क ज़ीरो होगा कि नहीं होगा। तो होगा क्या यहाँ एक्चुअल में, अगर मैं जैसे इसको देखूँ, इस वायर को, और इसके पास में अगर हम लोग यहाँ, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है, यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल अगर रखते हैं तो इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हम लोग इस तरह से रखते हैं, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो आप देखोगे कि इस केस में इस पर जो फोर्स है ना वो क्या होगा, ज़ीरो नहीं होगा। लेकिन अगर इसी डायपोल को मैं ऐसे रखता हूँ, मतलब इसी डायपोल को अगर मैं ऐसे रखता हूँ, तो आप देख रहे हो कि जितनी डिस्टेंस पर नेगेटिव चार्ज है उतनी डिस्टेंस पर ये पॉजिटिव चार्ज है। तो जितना फोर्स इसको इधर लग रहा होगा उतना ही फोर्स इसको इधर लग रहा है। नेगेटिव चार्ज को जितना फोर्स लेफ़्ट में लग रहा है उतना पॉजिटिव चार्ज को लेफ़्ट में लग रहा है। तो इस केस में आप देखोगे कि इस पर फोर्स क्या है, ज़ीरो आ जाएगा। ओके, अब इस केस में वापस पहले वाले केस में देखो, इसी में इस वाले केस की अगर आप बात करोगे तो इसी केस में अगर आप देखोगे तो आप देख रहे हो कि इस केस में टॉर्क क्या है, ज़ीरो आ जाएगा। इस केस में टॉर्क क्या आ रहा है, ज़ीरो आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स नेट फोर्स तो इस पर ज़ीरो नहीं है, लेकिन आप देख रहे हो कि इस पर नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा होगा, क्योंकि इस पर मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव माना है और इस पर इधर फोर्स लग रहा होगा। तो आप देख रहे हो कि ये जो डायपोल का जो सेंटर मास होगा उसके बाद टॉर्क क्या हो गया, ज़ीरो, क्योंकि इनके दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन क्या हो रही है, यहीं से पास हो रही है, इस पॉइंट से। ओके, तो टॉर्क क्या हो गया, ज़ीरो। लेकिन अगर इस सेकंड वाले केस में देखो तो इसमें आप देख रहे हो कि इसमें क्या करेगा, ये सेंटर मास के अबाउट ये ऐसे रोटेट कर जाएगा। इसका मतलब इस केस में टॉर्क ज़ीरो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा, जैसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल मस्ट बी ज़ीरो, नहीं हो सकता है। द बी ऑप्शन क्या कह रहा है, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल मे बी ज़ीरो, हाँ हो सकता है ना, जैसे ये हमने सेकंड केस देखा है, ये वाला है ना, तो इसमें हमने दिख रहा है कि फोर्स यहाँ ज़ीरो है, तो बी ऑप्शन सही है। फिर द टॉर्क ऑन द डायपोल ड्यू टू द फील्ड मस्ट बी ज़ीरो, नहीं, डी ऑप्शन सही है। द टॉर्क ऑन द डायपोल ड्यू टू द फील्ड मे बी ज़ीरो, ओके, तो इसका आंसर हो गया बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 34। कर्व्ड पोर्शन of hemisphere of radius 10 cm and refractive index 1.5 is polished to make the inner side reflecting. An object is placed on the axis of the hemisphere at a distance 30 cm. From the center as shown in figure, the final image formed after two refractions and one reflection is.
तो हमें ये एक सिस्टम दिया हुआ है यहाँ, तो इसमें अपने को हेमीस्फेयर की रेडियस भी दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। ओके, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट रखा है, तो कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द हेमीस्फेयर एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर एज शॉन इन द फिगर। यानी ये जो डिस्टेंस यहाँ दिया है इस ऑब्जेक्ट की, ये जो डिस्टेंस यहाँ दिया है, ये डिस्टेंस कितना बता रहा है, ये 30 सेंटीमीटर बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो फ्लैट सरफेस है, इस फ्लैट सरफेस से रिफ्रैक्शन देखेंगे, फिर इससे जो इमेज मिलेगी, फ्लैट सरफेस से जो इमेज मिलेगी वो क्या हो जाएगी, इस कर्व्ड सरफेस के लिए, ये जो कर्व्ड सरफेस है इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। फिर इससे फिर रिफ्लेक्शन देखेंगे, किससे, इस जो पॉलिश्ड सरफेस है इसका कर्व्ड सरफेस, इससे हम लोग रिफ्लेक्शन देखेंगे, उसकी वजह से जो इमेज होगी वापस इस फ्लैट सरफेस के लिए क्या होगी, वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। उसके बाद फाइनल आंसर होगा। यानी कॉन्सेप्ट ये है कि रे अगर अंदर गया तो रे को वापस बाहर आना चाहिए, तब फाइनल इमेज माना जाता है। ओके, तो पहले यहाँ हम लोग फ्लैट सरफेस से देखेंगे, तो इसको ओरिजिन मानेंगे, ये वाला जो पॉइंट हमारा ओरिजिन है। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, तो आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट किस में, एयर में है, तो इसका जो रिफ्रैक्ट इंडेक्स अपने को दिया है तो 1.5 बाई वी माइनस 1 बाई, इसको लिखेंगे +30, क्योंकि ये ओरिजिन मान रहे हैं हम लोग सी पॉइंट को, तो 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, क्योंकि फ्लैट जो प्लेन सरफेस या फ्लैट जो सरफेस है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, तो 0 हो गया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से अपने को v मिल जाएगा, तो v कितना आ रहा है देखो, 1.5 बाई वी इक्वल टू 1/30, यानी आप देख रहे हो कि v इक्वल टू कितना आ जा रहा है, 45 सेंटीमीटर। ओके, 45 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करेंगे, 45 सेंटीमीटर का मतलब है कि ये इमेज अपने को यहाँ कहीं मिल रही है, यानी ये जो डिस्टेंस दिया इसने, ये कितना आया है, 45 सेंटीमीटर। तो इस कर्व्ड सरफेस से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यानी जो इमेज मिली है किससे, फ्लैट सरफेस से जो इमेज मिली है वो इस कर्व्ड सरफेस के लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी, तो वहाँ से वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो डिस्टेंस हो जाएगा +10 भी तो ऐड करेंगे इसमें। ओके, तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा वो, क्योंकि रेडियस अपने को कितना दिया हुआ है इसका, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, तो क्या करेंगे अब इसमें हम लोग, ये टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 55, तो ये फॉर्मूला लगा, यानी रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, जो कि ये स्फेरिकल मिरर है, कौन सा मिरर हो गया है, कॉन्केव मिरर है, तो 1/v प्लस 1/u कितना है, 55 इक्वल टू, अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास में 10 है, तो इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें मालूम है कि ये r/2 होता है, तो 1/+5 है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 1/v इक्वल टू होगा 1/5 माइनस 1/55। तो आप देख रहे हो कि इसको हम लोग 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आप देखोगे कि ये हो जाएगा, मतलब ये हो गया 11 डिवाइडेड बाई 55 माइनस 1/55, तो v की वैल्यू यहाँ से अपने को क्या मिल रही है, 55/10 मिल रहा है, सेंटीमीटर में आ गया है। ओके, अब ये डिस्टेंस हमारे पास में मिल गई है। अब क्या है कि ये भी पॉजिटिव आ रहा है, v भी क्या आ रहा है यहाँ, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि इमेज इधर ही है ना, तो इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ, इसको हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं। तो यानी इस कर्व्ड सरफेस की वजह से जो इमेज है वो इधर ही बन रही है, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। तो ये अपने को डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी ये जो डिस्टेंस है कितना है, ये डिस्टेंस दिया है 55/10 सेंटीमीटर।
ओके, अब यहाँ से वापस से रिफ्लेक्शन लेंगे, है ना। तो ये डिस्टेंस वैसे तो कितना है, एक मिनट, ये होना चाहिए, ये आ रहा है हमारे पास में 5.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये इनसाइड ही है ना, इनसाइड ही ले लेते हैं इसको। यानी ये डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से, तो यहाँ इमेज कहाँ मिल रही है अपने को, हमें इमेज यहीं मिल रही है। यानी ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये डिस्टेंस आ रहा है 5.5। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया, तो यानी ये हमारे पास में, अभी सरफेस से देखेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन, तो इसके लिए इमेज किधर है, मतलब ऑब्जेक्ट किधर है, इधर है ना। तो यहाँ हो जाएगा ये डिस्टेंस, क्योंकि टोटल कितना है 10 है, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा 4.5। ओके, तो अगेन रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, है ना। तो प्लेन सरफेस से हम लोग देखेंगे तो आप देखोगे कि 1/v माइनस 1.5 बाई माइनस 4.5 इक्वल टू 1 माइनस 1.5 डिवाइड बाई इन्फिनिटी, तो ये तो ज़ीरो ही हो गया। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/v इक्वल टू, ये आ गया -1/3, यानी v इक्वल टू कितना आ गया, -3। -3 आने का मतलब है कि इमेज कहाँ मिल रही है अपने को, यानी इमेज अपने को इमेज यहाँ यहीं मिल रही, इस जगह पर जो ब्लू डॉट मैंने बनाया है यहाँ इमेज मिल रही है, जो कि सी पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है, सी पॉइंट से 3 सेंटीमीटर पर है, ठीक है। और इमेज आप देख रहे हो कि इनसाइड ही मिल रही है, तो इमेज अगर इनसाइड मिल रही है इसका मतलब वर्चुअल होना चाहिए। तो आंसर हो गया हमारे पास में ए एंड डी एट, है ना, क्योंकि 3 सी से कितना 3 सेंटीमीटर पर, जो कि इनसाइड ही मिल रहा है ना, तो वर्चुअल इमेज है। ओके, तो आंसर हो गया इसका ए एंड डी। इसका रे डायग्राम भी बना सकते हैं हम लोग, रे डायग्राम बना के दिखाता हूँ, देखो कैसे बन रहा है, ठीक है। इसका रे डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको मैं। तो रे डायग्राम देखो कैसा बनेगा इसका। ये कर्व्ड सरफेस हमारा, ये यहाँ था, तो यहाँ से रह गई, ये क्या होगी, क्योंकि रेयर से डेंसर जा रही है तो पास आएगी ना इसे, जब पास आएगी तो इस सरफेस को क्या लगेगा, कर्व्ड सरफेस को, कि रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से कहीं से आ रही है ना। तो ये डिस्टेंस कितना आ रहा था हमारे पास में, ये 45 सेंटीमीटर आ रहा था। उसके बाद में यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद में ये इमेज कहाँ बना रहा था, यहाँ बना रहा था, और ये डिस्टेंस कितना आ रहा था यहाँ से, ये आ रहा था 5.5 सेंटीमीटर। ओके, तो उसके बाद क्या हो रहा देखो, उसके बाद फिर यहाँ से फिर रे बाहर गई, तो रे जब बाहर गई तो फाइनली इमेज कहाँ बना रहा है, फाइनली जो रेज है, क्योंकि ये नॉर्मल से क्या करेगी, दूर हटेगी ना इसे, तो फाइनल रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से, यानी ये सी पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस कितना बता रहा है, ये 30 सेंटीमीटर बता रहा है। फाइनल रे बाहर आ गई, तो रे गई और रे को बाहर आना चाहिए, तब फाइनल आंसर माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ ए एंड डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 35।
An object is moving in a circular path of radius 1 meter around 0, 10 meter is xy plane with constant speed 1 meter per second. Speed of image with respect to object is v. ओके तो हमें एक तो ये बताना है कि मिनिमम इसकी स्पीड क्या होगी, क्योंकि रिलेटिव स्पीड बताना है, तो मिनिमम क्या होगी, मैक्सिमम क्या होगी, है ना। तो देखो होगा क्या एक्चुअल में, यहाँ आपको देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ओके ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो घूम रहा है, तो होगा क्या, कॉन्सेप्ट दरअसल ये है कि ये प्लेन है हमारे पास, प्लेन मिरर यहाँ है ना। तो जब ये अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो यहाँ से हम लोग इसके परपेंडिकुलर, इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ, तो इसका सेंटर यहाँ होगा। तो यहाँ अपने को क्या मिलेगा, ये इमेज ऐसे घूम रही होगी ना। तो अगर ये उधर जा रहा है तो ये इधर घूम रही होगी। इसकी जो रेडियस है वही रेडियस इसकी भी होगी, क्योंकि प्लेन मिरर है ना। तो अब जैसे मैक्सिमम कब मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा इस केस में और इस केस में। इस केस में क्या होगा मैक्सिमम, कैसे, क्योंकि जब यहाँ होगा ये, तो ये इधर जा रहा है ना और ये इधर जा रहा है, तो रिलेटिव पूछ रहा है ना। तो इसकी स्पीड कितना है, 1 मीटर पर सेकंड है, तो कितना हो गया, यानी मैक्सिमम स्पीड तो इसका कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड हो गया, क्योंकि ये भी 1 मीटर पर सेकंड है इमेज की जो स्पीड है, और ये भी 1 मीटर पर सेकंड है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया, 2 हो गया। ओके तो यानी रिलेटिव स्पीड कितना हो गया इनका, यानी रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि अपोजिट है। मिनिमम की अगर बात करेंगे तो मिनिमम कब होगा, मिनिमम जैसे जब यहाँ होगा, है ना, और ये यहाँ कहीं होगा, ये उधर से आ रहा है, ठीक है। तो ये जब मिनिमम कब होगा इनका, जब ये जब यहाँ से यहाँ होगा, तो ये कहाँ होगा, यहाँ होगा ना, यहाँ। तो आप यहाँ देखो ध्यान से, ये मिनिमम होगा, क्यों, क्योंकि दोनों आप देखो सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर 1 मीटर पर सेकंड है और इधर भी ये 1 मीटर पर सेकंड है। तो आप देखोगे इस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, तो इसका मतलब बी ऑप्शन तुम्हारा नहीं हुआ। फिर ये कह रहा है कि वी इज़ मैक्सिमम व्हेन ऑब्जेक्ट क्रॉसेस बाई एक्सिस, नहीं, वी मैक्सिमम कब है, देखो ना आप, वी मैक्सिमम कब है, आप खुद ही देखो, बाई एक्सिस तो इसका इधर है, जबकि ये तो यहाँ हो रहा है। जब यहाँ होगा ये, है ना, किस जगह पर है, ये इस पॉइंट पर है, तो ये इस पॉइंट पर है, तो आप देख रहे हो कि कहाँ है, वाई एक्सिस तो ये है हमारे पास में। ओके तो यानी इसका मतलब है कि सी ऑप्शन नहीं है। वी इज़ मिनिमम व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ क्लोजेस्ट और फारथेस्ट फ्रॉम द मिरर, बिल्कुल सही है। देखो जब ये फारथेस्ट हैं तो मिनिमम कितना आ रहा है इनका, 0, और जब क्लोजेस्ट है तो ये यहाँ होगा और ये यहाँ होगा। तो क्लोजेस्ट के केस में भी क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, जो कि 0 है। तो आंसर क्या होगा इसका, ए एंड डी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 36, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर फिक्स्ड on diametrically opposite point on the uniform ring such that minus q is at the bottom and is in contact with the perfect insulator inclined plane. Total mass is equal to m. It remains in equilibrium on the rough inclined plane in the presence of uniform vertical electric field. अब हमें मालूम है कि ये क्या मिल रहा है, देखो एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू है, तो माइनस क्यू प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक डायपोल मिल गया अपने को। और हमें मालूम है कि कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल को जब हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स क्या आता है,
ज़ीरो आता है, ऑलवेज ज़ीरो आता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर नेट फोर्स तो ज़ीरो ही है। अब अपने को क्या क्या फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ ये क्या है, एक्चुअल में ये रिंग क्या है, यहाँ रेस्ट पर है, यानी नेट फोर्स क्या होना चाहिए इसके ऊपर, ज़ीरो, और नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। ओके, तो वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, अब इसमें क्या क्या फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ओके, दूसरा है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये सब फाइंड करना है। मतलब तो क्या करेंगे, देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ऊपर की तरफ है, तो आप देखो यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक डायपोल की जो डायरेक्शन है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, और आप देख रहे हो कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमारे पास में इस डायरेक्शन में, तो P की डायरेक्शन इधर है, E की डायरेक्शन इधर है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल पे जो टॉर्क आता है वो कितना है, P क्रॉस E होता है। तो आप यहाँ देखो, पहले तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये एंगल थीटा आता है, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन है ना, इस तरह से ये एंगल हमारे पास में थीटा है। तो P क्रॉस E, यानी इसका मतलब है इसका जो टॉर्क है वो किधर है, इसका टॉर्क है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, है ना, और किधर है, आउटसाइड, यानी इसको ऐसे रोटेट होगा ना एक तरह से, तो टॉर्क कितना आ जाएगा, ये टॉर्क आ जाएगा हमारे पास में तो ये वैल्यू मिलेगी अपने को PE साइन थीटा, है ना, और एक किधर है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ये मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, अब इस पे और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, यानी अगर आप देखोगे इस पे और कौन कौन से फोर्स हैं, तो इस पर फोर्स हैं, एक तो नॉर्मल लग रहा है ऐसे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है, और फ्रिक्शन भी होगा, है ना, तो मैंने मान लिया कि फ्रिक्शन इसको पीछे की तरफ लग रहा होगा, होना ही चाहिए, क्यों होना चाहिए अभी आपको भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ फ्रिक्शन जो लग रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक होगा, Fs। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि नॉर्मल और mg का टॉर्क तो सेंटर मास के अबाउट क्या ज़ीरो है, इसका मतलब फ्रिक्शन का जो टॉर्क है उसको कौन बैलेंस कर रहा है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन का टॉर्क किधर है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो सेंटर मास के अबाउट ही ले लेंगे। और हमें मालूम है कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो टॉर्क आ रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स कपल बोलते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ दोनों फोर्सेस क्या है इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, नेट मिला के क्या आ जाता है, ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो उसकी वजह से जो टॉर्क है वो किसी भी पॉइंट के अबाउट आप निकाल सकते हो, हर पॉइंट के अबाउट क्या आता है, सेम आता है। तो मैं सेंटर मास के अबाउट ले लेता हूँ, तो यानी इसका फ्रिक्शन का जो टॉर्क होगा इसके अबाउट, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी यहाँ से r है, तो ये हो जाएगा F/s/r, और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, PE साइन थीटा। ओके, F/s/r इक्वल टू PE साइन थीटा, ये हमारे पास में आना चाहिए। ओके, तो एक तो ये आ गया। दूसरा आप यहाँ ध्यान से देखो कि mg का ये कंपोनेंट होगा, क्या मिलेगा अपने को, mg साइन थीटा, और mg का ये कंपोनेंट होगा, क्योंकि नेट फोर्स नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, तो नॉर्मल इक्वल टू क्या हो गया यहाँ, mg cos थीटा, तो नॉर्मल तो खैर पूछ नहीं रहा है, तो Fs पूछ रहा है, Fs इक्वल टू क्या है यहाँ, mg साइन थीटा, है ना, तो हमारे पास आ जाएगा ये mg साइन थीटा इंटू r, तो यानी Fs की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है mg साइन थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू मिल गई अपने को mg साइन थीटा। अब अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो एक तो आंसर हमारा आ गया यहाँ, ए ऑप्शन आ गया। ओके,
द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स लेस देन एम जी साइन थीटा नहीं, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस वाली क्वेश्चन से निकालेंगे ना, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया पी ई इक्वल टू एम जी आर। और पी को क्या लेते हैं हम लोग, आप देख रहे हो कि यहाँ जो पी की बात करेंगे तो पी कितना हो जाएगा यहाँ, तो पी हो जाएगा क्यू इंटू टू आर इंटू ई इक्वल टू एम जी आर। तो हमारे पास ई की वैल्यू आ गई है एम जी बाई टू क्यू। इसका मतलब सी ऑप्शन भी हमारा सही है ना, तो सी ऑप्शन भी आ गया। तो इसको इस तरह से करेंगे हम लोग। इसका आंसर हो गया ए एंड सी। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, दरअसल ये मैट्रिक्स मैच है। इसमें 3 कॉलम दिए हुए हैं, है ना, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। हम लोग क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में, हमें पहले कॉलम 1 से स्टार्ट करना है। ओके, तो जैसे पहला केस इसने दिया है इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट, और ये चार्ज शीट किस में दिया है, वाई जेड प्लेन में दिया है, यानी जो एक्स एक्सिस है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। और हमें मालूम है कि इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, और उस प्लेन के क्या होता है, उस इनफाइनाइट जो प्लेन शीट है उसके वो परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो हमें यहाँ कॉलम 2 में 3 पॉइंट दिए हुए हैं, उनके करस्पॉन्डिंग बात करेंगे हम लोग। तो आप यहाँ देखो कि सेकंड तो हटाए दो आप, कॉलम 2 का जो सेकंड है पार्ट है पी 0,d/2,0, क्योंकि ये क्या है, अलोंग दी वाई एक्सिस की बात कर रहा है। तो कॉलम 2 का 1 और 3 हम लोग देखेंगे, ये अलोंग द एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्लेन को लेकर। तो इस प्लेन को मैं से बना लेता हूँ। यानी ये हमारे पास में प्लेन है, इनफाइनाइट प्लेन है। तो हमें मालूम है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो सिग्मा बाई तो एप्सिलॉन नॉट होती है, क्योंकि ये इनफाइनाइट प्लेन है। तो ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, इसमें पहला जो कोऑर्डिनेट दिया, तो इसमें कोऑर्डिनेट का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसका मतलब है कि ई वेक्टर इक्वल टू हमारे पास में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। अभी किस किस से मैच कर रहा है, तो इसमें देखो पहला पार्ट और ये इससे भी मैच कर रहा है, और इसका जो आंसर है तो आप देखो यहाँ से कौन सा मैच करा, आर। ओके, तो 1 1 आर 1 1 आर, एक तो ये पॉसिबल है ना, 1 1 आर। दूसरा 1 3 आर, ये पॉसिबल है इसके लिए। ओके, तो चलो करते हैं। एक तो ये आ गया हमारे पास में, किस में मैच कर रहा है देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड है ना, तो 1 1 आर तो मैच कर रहा है 1 1 आर तो, और 1 यानी कोई मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसमें 1 3 आर नहीं मैच कर रहा है। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो गया 37 का ए। 37 का आंसर क्या हमारे पास में ए आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास में यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पर भी हम लोगों को पी पॉइंट यहाँ दिया, वाई एक्सिस पे दिया है। ओके, तो वाई एक्सिस पे अगर दिया है तो इसमें तो केवल फर्स्ट
मतलब इसका ये कॉलम फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है यानी यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और कॉलम 2 का सेकंड, क्योंकि हमें कहाँ निकालना है, पी पॉइंट पर निकालना है। पी पॉइंट कहाँ है, ठीक है, हमें बता रहा है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हो ना, कोऑर्डिनेट्स द फॉलोइंग टेबल, कॉलम 1 रिप्रेजेंट चार्ज बॉडीज, कॉलम 2 रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी वेयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज ऑब्टेन्ड, जो कि वाई एक्सिस पर है। ठीक, तो इसका मतलब इसका तो सीधा आंसर ही दिख जाएगा अपने को। देखो कैसे, यहाँ से देखते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास में स्फीयर दिया हुआ है और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अपने को कहाँ बोल रहा है, क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो डी है, तो हमें पूछ रहा है कि d/2 पर बताओ। तो हमें मालूम है कि रो r वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर। तो यहाँ r क्या है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास में E वेक्टर इक्वल टू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट d/2 इंटू जे कैप। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हो जाएगा d, या वेक्टर में रहने देते हैं, तो रो d/6 एप्सिलॉन नॉट जे कैप। तो इसका देखो कौन कौन सा मैच कर रहा है, तो सेकंड, ओके, और सेकंड और पी, सेकंड सेकंड पी। ठीक है, बस ये एक ही मैच करेगा इसमें। तो देख लो आप किस पे जा रहे हैं। तो ये आंसर हो गया इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड, तो सिर्फ बी ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग में जो जिस तरह से अपने को कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इसका कॉलम 2 के थर्ड में है ना, √3d, 0,0, तो उस हिसाब से अपने को देखना है। तो पहले यही वैल्यू पुट करके देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि बाकी तो मुझे पी तो मैच नहीं करेगा, है ना, आर भी मैच नहीं करेगा, तो चांसेस हमारे पास में क्यू के हैं। तो रिंग का हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो रिंग के लिए जब हम लोग जाएंगे तो हमें मालूम है उसके एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमें पता है। अगर इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी किसी एक्स डिस्टेंस पर, तो वो वैल्यू आती है E इक्वल टू QX बाई 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पावर 3/2। तो यहाँ x की वैल्यू क्या दिया हुआ अपने, x की वैल्यू दिया है √3d, क्योंकि इसकी रेडियस भी दिया हुआ है यहाँ d है, और q क्या होगा यहाँ, तो q होगा Q/2πr इक्वल टू क्या होगा यहाँ, लैम्बडा ना, तो ये वैल्यू भी अपने को दिया हुआ है। तो रख देंगे इस वैल्यू को, तो E इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, तो हमारे पास आ जाएगा 2πr लैम्बडा इंटू √3d डिवाइडेड बाई 4πε0, और ये क्या मिलेगा अपने के पास में, देखो 3d² प्लस d² टू पावर 3/2। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा लैम्बडा r √3d डिवाइडेड बाई 2ε0, और यहाँ क्या मिल रहा है देखो आपको, तो ये मिल जाएगा 2d टू पावर 3 मिल जाएगा। ओके, तो हमारे पास कितना आ गया, हो जाएगा लैम्बडा r
सॉरी, ये जो आर है ना, दरअसल ये डी है। आर क्या है यहाँ, ये दरअसल डी है ना, ये ध्यान रखना। ये एक्चुअल में क्या है, ये डी है। तो ऊपर अपने को क्या मिल रहा है, दरअसल यहाँ डी स्क्वायर मिल जाएगा। तो लैम्डा ये दरअसल डी है, तो ये हो जाएगा √3 d² डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 16 एप्सिलॉन नॉट d³ तो फाइनली यहाँ ए की वैल्यू अपने को मिलेगा लैम्डा √3/16 एप्सिलॉन नॉट d। ये आंसर आना चाहिए, जो कि अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है। तो वेक्टर में क्या आ जाएगा, आई कैप, ये आ जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ मैच कराते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ हो जाएगा थर्ड क्यू। तो थर्ड एंड क्यू, तो इसमें मैच कर रहा होगा, देखते हैं। तो थर्ड क्यू, यानी ए ऑप्शन इसका मैच कर गया 39 का। तो ये आंसर था इसमें, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो सिंपल क्वेश्चन ही था। नेक्स्ट हमारे पास में 40, 41, 42। सेम इसमें भी ये कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग। ओके, कॉन्सेप्ट वही है कि पहले फर्स्ट कॉलम का देखना है। तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं पहले, कॉलम 1 का फर्स्ट। यहाँ जो दिया हुआ है अपने को मिरर, वो रेस्ट पर है। क्वेश्चन में कह रहा है द फॉलोइंग टेबल कॉलम 1 रिप्रेजेंट डिफरेंट सिचुएशन ऑफ ऑब्जेक्ट P बिफोर अ मिरर। कॉलम 2 रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट P। कॉलम 3 कमेंट्स ऑन स्पीड ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट P। आइडेंटिफाई करेक्ट एंड इनकरेक्ट मैचेस इन नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस एज मार्क्ड as asked. Consider x and y axes are as standard. Mirror is at rest. तो इसने बोल दिया कि मिरर क्या है, रेस्ट पर ही है, मिरर मूव नहीं कर रहा है। ओके, तो पहला पार्ट की बात करेंगे हम लोग यहाँ। तो हमारे पास में ये मिरर दिया हुआ है, इसकी फोकल लेंथ भी अपने को दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है। तो ये तो सीधा पता चल रहा है कि पॉइंट P कहाँ है, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ, क्योंकि ये 20 सेंटीमीटर दिया है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ये पॉइंट रखा हुआ है। तो इमेज क्या होगी, आपको यहीं मिल जाएगी, इसको तो सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में आपको ये भी मालूम है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। तो आप कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा 1/v + 1/-20 = 1/, है ना, -10। तो अल्टीमेटली यहाँ v जो मिलेगा वो -20 सेंटीमीटर ही मिलेगा। इसी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगी, -1/v² dv/dt -1/u² du/dt = 0। तो ये हो जाएगा दरअसल dv/dt = v²/u² du/dt। v और u इक्वल आ रहे हैं, है ना, मैग्नीट्यूड में। तो अल्टीमेटली -1, है ना, और ये क्या हो जाए du/dt, क्योंकि अब यहाँ से देखना है, फर्स्ट ऑप्शन से देखना है, कॉलम 2 का फर्स्ट ऑप्शन से, है ना। तो अगर इसमें आप 4 रखेंगे तो कितना रहा, देखो 4i कैप, यानी स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर फर्स्ट यानी इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, कॉलम 2 के, तो इस केस में आप देखोगे कि dv/dt = क्योंकि ये तो du/dt है, तो कितना आ जाएगा, तो -1, और ये कितना आ रहा है, तो 4i कैप, यानी -4i कैप सेंटीमीटर/सेकंड। ओके, ये हमारे पास में आ रहा है, ये वेलोसिटी आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ इमेज इस कितना है, 4 सेंटीमीटर/सेकंड। तो इसका तो क्या हो गया, इसका हो गया हमारे लिए, अगर देखें तो ये क्या क्या हो गया, देखो फर्स्ट एंड P, है ना, ये मैच होना चाहिए, फर्स्ट P।
ओके, तो क्यू तो मैच नहीं करेगा इसमें। और वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये भी मैच कर रहा देखो। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, बिल्कुल सही है, क्योंकि -4i कैप आया है ना। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसका फर्स्ट और आर ये मैच कर रहे हैं। तो इसमें देख लो कौन सा मैच कर रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट तो एक भी मैच नहीं, पहले वाले विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, तो इसमें तो मैच नहीं कर रहा है ना। फिर 41 का भी देख लो, तो 41 में भी नहीं मैच कर रहा है, 41 में भी नहीं मैच कर रहा है। फिर 42 पे जाओ, 42 में भी मैच नहीं कर रहा है ना। 42 में भी अगर आप जाओगे तो मैच विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, इसमें भी इनकरेक्ट पूछ रहा है, और इसमें करेक्ट पूछ रहा है। ओके, इसमें तो मैच नहीं कर रहा है। तो 42 में हमारा देखा जाए तो, क्योंकि इनकरेक्ट बताना है अपने को 42 में, तो 41 में तो करेक्ट पूछ रहा है, तो उसमें तो मैच नहीं कर रहा है। सॉरी, 40 में तो करेक्ट पूछ रहा है वो, तो उसमें तो मैच नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप 41 के लिए जाओगे तो 41 वाले में क्या क्या हमारे पास में दिया है, 1 2 और P, ठीक है। बाकी का भी मैच करा लेते हैं। तो एक तो ये हो गया हमारे पास में, और इसी के साथ में अब सेकंड का भी बात करते हैं, क्योंकि फर्स्ट के साथ में हमने कॉलम 2 का फर्स्ट देखा है, उसी तरह इसकी भी बात कर लेते हैं, तो इससे आंसर मैच कर जाएंगे हमारे। तो मैं फर्स्ट के साथ में इसकी बात कर लेता हूँ सेकंड की। तो इसमें अपने को VP वेक्टर इक्वल टू दिया है 2j कैप सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, तो अब इस केस में क्या होगा, दरअसल इस केस में हमारे पास आ जाएगा कि हमने ये फाइंड कर लिया था कि V इक्वल टू क्या था फर्स्ट वाले केस के लिए, -20 सेंटीमीटर था, क्योंकि U कितना था हमारे पास में, -20 सेंटीमीटर था। लेकिन इसमें आप देख रहे हो कि ये एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रहा है, इस केस में ये एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रहा है। ओके, तो एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर जा रहा है तो इस केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें ना तो U चेंज हो रहा है ना V चेंज हो रहा है, वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यहाँ से इस फॉर्मूले से करेंगे हम लोग, HI/HO इक्वल टू -V/U। तो U और V तो कांस्टेंट है यहाँ, तो HI इक्वल टू क्या हो जाएगा, -V/U। हमारे पास ये हो जाएगा तो ये क्या हमारे पास में HO हो जाएगा, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो DHI/dt इक्वल टू -V/U DHO/dt। DHO/dt क्या है, 2j कैप है, क्या दिया हुआ है, 2j कैप है। सॉरी, सेकंड के केस में 2j कैप नहीं है, 4 है, सॉरी। तो थर्ड केस ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2j कैप है थर्ड केस के लिए। तो यहाँ रखो, इसमें कितना आ रहा देखो, तो ये तो हो जाएगा -20/2
-20 और ये हो गया हमारे पास में 2 जे कैप, तो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो कितना आ गया -2 जे कैप आ गया। ओके, तो इसमें तो कोई मैच नहीं कर रहा है, इसमें तो पी क्यू आर डिफरेंट जा रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं सेकंड केस। तो सेकंड केस में भी यही है, तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा, बस वी पी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 4 जे कैप सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ वी आई वेक्टर इक्वल टू -1 इंटू हो जाएगा 4 जे कैप, तो हमारे पास आ गया -4 जे कैप सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर क्या क्या मैच कर जाएगा, क्योंकि फर्स्ट के साथ मैच कर गया है, तो फर्स्ट सेकंड और स्पीड ऑफ इमेज जो कि p, ओके, फिर फर्स्ट सेकंड है ना, और बस यही मैच कर रहा है, तो उस हिसाब से आंसर्स हमारे देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास में सेकंड, तो कॉलम 1 का सेकंड में भी सेम ये कॉन्सेप्ट करना है आपको, तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो कैलकुलेट करिएगा, सब आपको वैल्यूज़ मिल जाएगी।